जय हिंद प्यारे बच्चों, आज का सुप्रभात। कक्षा 7 के बच्चे ध्यान देंगे। अभी तक हम लोगों ने सरिता हाजिर हो पाठ 9 का पठन कार्य कुछ समाप्त कर लिया था और उसके पश्चात जो बचे हुए पठन कार्य हैं वहां से हम प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे पृष्ठ संख्या 36 में पत्रकार ने नदी से पूछा कि बाढ़ लाने क्या कारण है। तो उन्होंने बताया कि जो पर्वतों से जो उतरती है तो उसके रास्ते में पेड़ पौधे और झाड़ियाँ होते थे। पेड़ पौधे और झाड़ियाँ जो होते थे उन्हें मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए काट कर हटा दिया। तो रास्ते में जो अवरोध होता था, नदी का वेग जो कम करता था, वो अवरोध नदी के रास्ते से हट गया। अब हटने के पश्चात जो है नदी का जो वेग है वो और तेज हो गया और तेजी के साथ नदी उतरने लगी। तो नदी जो ने कहा कि मैं अब पहाड़ों से उतरती नहीं हूँ, धीरे धीरे उतरती नहीं हूँ। जो अवरोध था उस अवरोध की वजह से मैं धीरे धीरे संभल कर उतरती थी, लेकिन अब अवरोध समाप्त हो गया है और मैं पहाड़ से उतरती नहीं हूँ, सीधा लुढ़कती हूँ। तो लुढ़कते हुए गिरने में और सीढ़ी से उतरने में आप अच्छे से जानते हैं कि सीढ़ी पर अगर पैर फिसल के आदमी लुढ़क जाता है, गिर जाता है, तो एक झटके में सीधे नीचे वाले सीढ़ी के पहले पायदान तक पहुंच जाता है। लेकिन वही हम उतरते हैं तो हमें समय लगता है, हम आराम से उतरते हैं। तो नदी ने भी यही कहा कि मैं उतरती नहीं, मैं लुढ़कती हूँ और मुझे ये नहीं पता है कि मैं कहाँ जाकर रुकूंगी। पत्रकार फिर आपका पूछ रहा है, आप पृष्ठ संख्या 37 पे 37 पे आप देखेंगे, आप अपने ऊपर लगे आरोपों को जवाब देने के बजाय जनता को ही जिम्मेदार ठहरा रही हैं। तो सरिता ने कहा मैं वही बोल रही हूँ जो सच्चाई है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो भूस्खलन होगा, बादल नहीं होंगे और वर्षा भी नहीं होगी। अगर वर्षा नहीं होगी तो न मेरा अस्तित्व बचेगा न मानव का। इसलिए मानव को अविलंब पेड़ काटना बंद करना चाहिए, वरना धरती का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। तालियां बजती हैं, दर्शक ताली बजाते हैं। नदी की बात में सत्यता थी। भूस्खलन यहाँ है। भूस्खलन जो है एक वैज्ञानिक घटना है, एक भूवैज्ञानिक घटना है जिसमें पत्थर का खिसना या जमीन का दरकना होता है। इसमें आप देखेंगे एक पत्थर का खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी के बहाव आदि को इसमें शामिल किया जाता है। कई प्रकार के हो सकते हैं। भारी वर्षा, बाढ़ या भूकंप आने से भी भूस्खलन होता है। पेड़ों और वनस्पतियों के हटाने, खड़ी चट्टान को काटने आदि से भी भूस्खलन होता है। पेड़ पौधे जिस जमीन से, जिस धरातल से हट जाते हैं, उनकी जड़ें हट जाती हैं, वहां मिट्टी को बांधना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार के जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनमें भूस्खलन एक बहुत बड़ी आपदा है। पर्वतीय क्षेत्रों में ये जनजीवन को बहुत प्रभावित करता है, मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, यातायात को भी प्रभावित करता है और आम जनजीवन को भी प्रभावित करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पत्रकार, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पर अगला आरोप है कि आप अपने साथ बीमारी और गंदगी लेकर आती हैं। पत्रकार ने कहा नदी से। तो सरिता यानी नदी कह रही है जहां गंदगी होती है वहीं पर बीमारियां होती हैं। अब आप बताएं कि मुझे गंदा करता कौन है? नदी तो मनुष्य है नहीं, नदी तो एक हमारे जो भी भौतिक संसाधन है हमारे धरती पर, उन संसाधनों में से एक है। वो मनुष्य तो है नहीं, वो मनुष्य तो है नहीं। वो तो नदी की जो है बर्फ के ग्लेशियर से निकलती है और मैदानी भागों से होती हुई सीधे समुद्र में जाकर गिर जाती है, उसका रास्ता तय है। तो जहां गंदगी होती है वहीं बीमारियां होती है। लेकिन मुझे गंदा करता कौन है? ये नदी का प्रश्न था। यानी उसमें गंदगी नदी में फैलाता कौन है? जाहिर सी बात है मनुष्य। मुझ में गंदगी कौन डालता है? मैं तो पहाड़ से निकलती हूँ तो बिल्कुल साफ होती हूँ। यानी बर्फ का पानी जो ग्लेशियर जहाँ से निकलता है, आपका कभी वहाँ जाना हो, कभी पर्यटन स्थल पर जाना हो तो आप देखेंगे वहाँ का पानी बिल्कुल साफ निर्मल होता है। ये मैदानी भागों में आने के पश्चात वो मटमैली हो जाती है, उसमें गंदगियाँ मिल जाती हैं। तमाम शहरों के नदी नाल, छोटे नालों के और तालाबों के पानी या फिर फैक्ट्री और कल कारखानों के जो अवशिष्ट हैं वो बहते हुए द्रव के रूप में नदी में जाकर मिल जाते हैं और नदी बिल्कुल प्रदूषित हो जाती है। ये आप देख सकते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे नदी कह रही है मैं अपने साथ वही लेकर आती हूँ जो आप देते हैं। मैं बिल्कुल साफ होती हूँ, मैं तो अपने लोगों की प्यास बुझाने मैदानों में आती हूँ। मैं अपने साथ वही लेकर आती हूँ जो आप देते हैं। मैं तो सिर्फ वाहक हूँ। वाहक का यहाँ पे अर्थ है ढोने वाला। वाहक का अर्थ है ढोने वाला, भार ढोने वाला, जिसे आप रेलवे स्टेशन पर क्या कहते हैं? कुली कहते हैं। यानी ढोने वाला हूँ। मैं सिर्फ वाहक हूँ, मैं सिर्फ ढो सकती हूँ। आदमी ही मुझे गंदा करता है और मुझ पर गंदगी फैलाने का आरोप लगाता है। अजीब बात है भाई। लोग तालियां बजाते हैं, दर्शक खुश होकर तालियां बजाते हैं।
मुझ पर आरोप लगाने से पहले यह सोचना होगा कि मैं अपना जल स्वयं नहीं पीती, मैं आपके लिए निर्मल जल लेकर आती हूँ, यानी मनुष्य के लिए निर्मल जल लेकर आती हूँ, और आप उसे गंदा करते हैं, और मनुष्य ही उसे गंदा करता है जिसके लिए मैं पानी पीने को लेकर आती हूँ, वही मुझे गंदा करता है। फल तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। पत्रकार अब आपसे जनता कुछ सवाल पूछना चाहती है। दर्शक दीर्घा, दर्शक दीर्घा का मतलब है दर्शकों का बैठने का स्थान। दर्शक दीर्घा यानी दर्शकों के दर्शकों के बैठने का स्थान दर्शक दीर्घा, जिस पंक्ति में दर्शक बैठे होते हैं अपनी सीट पे, अपनी जगह पे। तो अब आपसे जनता कुछ सवाल पूछना चाहती है। दर्शक दीर्घा में से एक आदमी खड़ा होता है, सबकी नजर उधर जाती है, सब लोग उधर देखते हैं कौन आदमी है भाई। दर्शक सरिता जी, पिछले साल आपने मेरे गांव का बांध तोड़ दिया, उसमें कई लोग और मवेशी बह गए, बाद में महामारी फैल गई, इसमें कई लोग मारे गए, इसका जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? महामारी यहाँ दिया हुआ है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग, संक्रामक रोग यानी जो संक्रमण से, आपसी संपर्क से फैलने लगते हैं संक्रमण के द्वारा, जैसे हैजा, प्लेग इत्यादि, ये सब बीमारियां जो हैं संक्रामक रोगों में गिनी जाती हैं। तो सरिता जी से पूछा जा रहा है नदी से कि आपने मेरे गांव का बांध तोड़ दिया जिसमें कई लोग और मवेशी, मवेशी यानी कि जानवर, जो घरों के जानवर है, गाय भैंस बैल बकरी जो भी, वो सब बह गए, बाद में महामारी फैल गई, बाद में जो है चीजें इधर उधर सड़ती हैं, सब सड़ते हैं, और बाकी सारी जो गंदगी जो उसमें फैल के पानी रुक जाता है, सड़न शुरू हो जाती है, मच्छर पनपते हैं, तमाम तरह के रोग और बीमारियां फैलने लगती हैं, उसमें कई लोग मारे गए, इसके जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? हो सकता है महोदय वह बांध कमजोर था, उसे मैंने नहीं बनाया था, आपने ही बनाया था, आप बताएं उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी थी? मैं तो उसकी मरम्मत नहीं कर सकती ना। सभी हंसते हैं, सभी दर्शक हंसने लगते हैं। सरिता कह रही है कि जो बांध आप टूटा था वो बांध कमजोर था, इसे बनाया किसने था? मनुष्य ने। मनुष्य की जिम्मेदारी है कि जो बांध बनाया गया है नदी से बचाव के लिए, नदी के पानी को इधर न आने देने के लिए, जब हम उसका रास्ता रोक रहे हैं तो बांध बना रहे हैं, उस बांध को मजबूत बनाएं, उसकी समय समय पर मरम्मत करते रहें, उसकी देख रेख करें, उसका रख रखाव करें। अगर आप नहीं करेंगे तो बांध टूटेगा ही, जब बरसात में नदी का वेग बढ़ेगा वो बांध टूट जाएगा, क्योंकि वो बांध नदी को रोक कर ही बनाया गया, उसके रास्ते को, प्राकृतिक रास्ते को तटबंध बनाकर मोड़ा जाता है या रोका जाता है। तो आप देख रहे हैं पत्रकार हंसते हुए, नहीं आप मरम्मत क्यों करेंगे, आप तो तोड़ेंगी। सरिता, जो कमजोर होगा वो तो टूटेगा ही। जब आपको पता है कि बरसात के मौसम में मेरा वेग नियंत्रित नहीं रहता, तो आपको उसकी मरम्मत तो करनी चाहिए थी, उसकी जांच करनी चाहिए थी। जैसा मैंने अभी बताया कि बरसात के समय नदी का वेग क्या होता है? अधिक होता है, तो उस समय बांधों के रख रखाव और देख रेख की जिम्मेदारी होती है मनुष्य की। उसे चेक करना चाहिए, उसे देख लेना चाहिए कि वह बांध कैसे कमजोर तो नहीं है, टूट तो नहीं जाएगा, तो जांच करनी चाहिए। पत्रकार, वाह क्या बात कही है, जो कमजोर होगा वह टूटेगा ही, यह जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। सरिता जी बिल्कुल। पत्रकार, आप पर अगला इल्जाम यह है कि आपने कई सभ्यताओं को नष्ट कर दिया, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता भी शामिल है। सरिता कह रही है, महोदय मैंने सभ्यताओं को नष्ट नहीं किया, मैंने किसी भी पुरानी सभ्यता, जो मानव सभ्यता, जहाँ से मनुष्य, जो मनुष्य हमारे पूर्वज थे, जहाँ उद्भव हुआ सभ्यता का, हमारी जो संस्कृति, वर्तमान संस्कृति जो वर्तमान रूप में है, वो पहले जिस सभ्यता के रूप में जन्मी, उस सभ्यता के बारे में बात हो रही है कि मैंने उन सभ्यताओं को नष्ट नहीं किया, ये नदी कह रही है, बल्कि उनका विकास किया, उन सभ्यताओं को विकसित किया। मेरे जल से उन्होंने अपने सारे संसाधनों की पूर्ति की, अपने सारे जो खेत हैं, जल जो संचयन की व्यवस्था थी, जल निकासी की व्यवस्था थी, वो सब कुछ मेरे जल के द्वारा ही संभव हुआ। उनको पाला पोसा संसार की सभी सभ्यताएं मेरे आसपास ही विकसित हुई, यानी जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई नदियों के किनारे ही विकसित हुई। आप उठा के इतिहास देख सकते हैं, तो फिर नदी कैसे उनको नष्ट कर सकती है। आज भी आप देख सकते हैं संसार के सभी प्रमुख नगर मेरे किनारे ही बसे हुए, चाहे वह दिल्ली हो या कोलकाता, लंदन हो या बर्लिन, जर्मनी में है बर्लिन,
जहां तक सिंधु सभ्यता का प्रश्न है, अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जिससे प्रमाणित हो कि उसका विनाश नदी में आई बाढ़ के कारण हुआ। उसके कई कारण हो सकते हैं, मेरे ऊपर आरोप लगाना निराधार है। इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि नदी के बाढ़ के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई, इसका कोई प्रमाण नहीं है। सभी लोग तालियां बजाते हैं। पत्रकार, आपका कहना है कि आप बिल्कुल निर्दोष हैं। सरिता, जी मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मेरी और अपनी हालत के लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है। नदी कह रही है कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मेरी जो भी वर्तमान स्थिति है, अगर मैं गंदी हूँ या साफ सुथरी हूँ तो उसके जिम्मेदार स्वयं मनुष्य हैं। वो चाहे तो मुझे स्वच्छ रख सकता है और चाहे तो मुझ में गंदगी फैला के अपने विनाश को निमंत्रण दे सकता है। तो दूसरा, यहाँ पे फिर पत्रकार बोल रहे हैं, मैं न्यायाधीश महोदय से अनुरोध करता हूँ कि इस मुकदमे पर अपनी फैसला सुनाएं। सभी की दृष्टि न्यायाधीश महोदय यानी जज की ओर जाती है। न्यायाधीश, तमाम गवाहों के बयानात और नदी के जवाब को सुनकर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नदी पर लगाए गए तमाम आरोप या इल्जाम पूर्वाग्रह से ग्रसित यानी पहले से अपनी दिमाग में धारणा बनी हुई है कि जो भी गंदगी वो नदी के द्वारा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है और निराधार है, यानी बिना आधार के हैं, बेकार है। नदी की इस हालत के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है। जब तक मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन मीन्स होता है पालन करना, निर्वहन का होता है अनुपालन, यानी उसे फॉलो करना, अपने जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से भली भांति से उसका पालन करना, उसे स्पेंड करना। तो जब तक नदी का प्रदूषण दूर नहीं होगा और मानव को ही हानि उठानी पड़ेगी। मनुष्य अगर नदी में जो प्रदूषण करना कम नहीं करेगा तो उसकी जो भरपाई है वह स्वयं मनुष्य ही करेगा, क्योंकि नदी का जल प्रयोग में कौन लाता है? स्वयं मनुष्य लाता है, नदी नहीं लाती। और मानव को यह अदालत नदी को इस मुकदमे से बाइज्जत बरी करती है। बाइज्जत का अर्थ है, बा मिस होता है सहित, इज्जत मिस होता है सम्मान के साथ, यानी सम्मान के साथ नदी को यह अदालत बरी करती है, यानी रिहा करती है। और मानव को यह आदेश देती है, यानी मनुष्य जाति को यह आदेश देती है कि वह नदी और प्रकृति से खिलवाड़ करना बंद करे, अन्यथा उसके जीवन पर ही संकट आ जाएगा। तालियां बजती हैं, धीरे धीरे प्रकाश कम होता है, पर्दा गिरता है। तो ये था आपकी अदालत का जो परिचय है, वो हम पीले बॉक्स में देख लेंगे पृष्ठ संख्या 39 पे। इसमें दिया है कि हिंदी पत्रकारिता में रजत शर्मा एक विशिष्ट नाम है। रजत शर्मा से आप बिल्कुल परिचित होंगे, जो इंडिया न्यूज पे है, इंडिया टीवी पे। रजत शर्मा एक विशिष्ट नाम है, उन्हें पद्मश्री से लेकर सर्वोत्तम समाचार प्रस्तुतकर का बेस्ट न्यूज एंकर का पुरस्कार मिल चुका है। उनका कार्यक्रम आपकी अदालत 2 दशकों से, यानी 2 दशक का मतलब है 20 वर्ष, 1 दशक यानी 10 वर्ष, 2 दशक यानी 20 वर्ष से निरंतर चल रहा है। पहले जी चैनल पर आता था, बाद में रजत शर्मा ने अपना चैनल इंडिया टीवी, बाद में पहले जी चैनल पे आता था, बाद में रजत शर्मा ने अपना, ऐसा मैंने बताया, इंडिया टीवी आरंभ किया। तब से उसी पर प्रसारित होता है। इसमें राजनीति, फिल्म और अन्य क्षेत्रों की हस्तियों को बुलाया जाता है और उनका साक्षात्कार लिया जाता है। आपकी अदालत कार्यक्रम की जो रूपरेखा सबसे पहले जी चैनल के मालिक सुभाष चंद्रा, फिल्म अभिनेता गुलशन ग्रोवर और रजत शर्मा ने मिलकर तैयार की थी। ये 3 लोग थे जो आपकी अदालत को पूरी तरह से प्रिपेयर किए थे, इसकी प्रोग्रामिंग किए थे कि कैसे इसे हैंडल करना है, कैसे इसे ऑपरेट करना है। तो आपके अदालत कार्यक्रम की रूपरेखा में 3 लोग थे, जी चैनल के मालिक सुभाष चंद्रा, गुलशन ग्रोवर जो फिल्म अभिनेता है, और स्वयं रजत शर्मा। इसमें सबसे पहले साक्षात्कार लालू यादव का लिया गया था, जो हमारे देश के रेल मंत्री भी रह चुके हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो अभी के लिए आपकी कक्षा यहाँ पर समाप्त। अगली कक्षा में हम अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।